हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हालिया दिनों में मुल्क में महंगाई की शरह 21 माह में सबसे ज़्यादा रही 11.5। हुकूमत महंगाई को आलमी मामलात से जोड़ती रही या फिर पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में कम होने का दावा करती रही। आज वजारत ख़जाना से जारी आदादो शुमार में लेकिन ये इतराफ़ कर लिया गया कि पाकिस्तान में रवां बरस महंगाई इंडिया और बांग्लादेश से ज़्यादा रही। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पर दबाव ज़रूरी है, लेकिन यह दबाव सिर्फ अवामी सतह तक हमें नज़र आ रहा है। आज भी चेन्नई में एक मुनफरिद एहतजाज हुआ जिसमें सरकारी मुलाजमीन सामने आए और हुकूमत से मुतालबा किया कि रोज़मर्रा की जो अशिया है उसमें मज़ीद आप इजाफा करें। उनके मुताबिक हुकूमत महंगाई में मज़ीद इजाफा करे ताकि गरीब भूख से मर जाए और हुक्मरानों को सुख का सांस मिले। जहाँ अवाम और सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, वहाँ अवामी नुमाइंदों का दबाव दावों और बातों की हद तक फिलहाल नज़र आ रहा है, जिसकी बड़ी मिसाल गुज़श्ता ही सामने आई। जो गुज़श्ता रोज़ जब अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने आज से 3 माह बाद महंगाई मार्च का ऐलान किया 23 मार्च को। अवाम यह समझने से कासिर हैं कि अपोजिशन उस महंगाई के खिलाफ जिसने अवाम को आज जो है वो तंग कर रखा है, आजिज़ कर रखा है, उसके खिलाफ 3 माह बाद सड़कों पर क्यों आने का इरादा जो है वो बांध चुकी है। बिलखुसूस इस वक्त में जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि बाद जो है वो तो महंगाई खत्म हो जाएगी। 4 महीने तक इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस महंगाई को भी कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। 3-4 महीने के बाद देखें आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, कोयला कम हो जाएगा, स्टील कम हो जाएगा, खुर्दनी तेल कम हो जाएगा। आप देखेंगे इन्फ्लेशन कहाँ चलेगी। अब तेल की कीमतों से तरीन साहब जोड़ रहे हैं महंगाई को कि वो कम हो जाएगा और वो आपको सबको पता है आलमी मार्केट में वो हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हो सकता है ये भी कहना कबल अज़ वक्त हो कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन का रिकॉर्ड अगर देखें तो उनकी बातों पर भी यकीन नहीं आ रहा। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से मुतालिक तैयारियों पर गौर हुआ। कहा यह जा रहा है अब कि इस मार्च से पहले सेमिनार होंगे, कन्वेंशन होंगे, जलसे जुलूस मुनक़िद किए जाएंगे एक तरफ, लेकिन PDM और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक दूसरे के खिलाफ सामने आ चुके। हम जा रहे थे उस वक्त कामयाबी की तरफ जब इनने RO इलेक्शन करा के और इलेक्शन हमसे धांधली करके जीती। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे PDM के सेक्रेटरी जनरल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जरदारी साहब बड़ी सीरियस बातें कल कर गए कि जी आप लोग धरती के खिलाफ हैं, आप उनको मानते नहीं हैं। फिर आपकी स्टेटमेंट आई कि जी जरदारी साहब की सियासत से नून लीग को ख़तरा नहीं, वो पीपल्स पार्टी जो है इशारों पर चल रही है। एक ही दम एक दूसरे के आमने सामने कैसे आ गया? हमने सामने इलेक्शन हमने भी लड़ा, उन्होंने भी लड़ा, वो हार गए। और जरदारी साहब को जो मिसाक जमहूरियत हुई थी उसको पढ़ लें तो बेहतर होगा। लेकिन वो किसके इशारों पर चल रहे हैं? नहीं, इशारों पे सियासतदानों को नहीं चलना चाहिए। जो इशारों पर चलेगा मार खाएगा। आप समझते हैं वो चल रहे हैं इशारों पे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो जो बातें सुनता हूँ उन पर थोड़ी हैरानगी ज़रूर होती है कि अपोजिशन में भी इकट्ठे हैं, PDM में भी इकट्ठे रहे हैं, एक बड़े अच्छे माहौल में बातचीत भी रही है, मिसाक जमहूरियत भी हुआ था इसी मकसद के लिए। कोलिशन गवर्नमेंट में भी 2008 में थे, तो यक कुछ उनको एकदम ख्याल आ गया कि ये मुहब्बे वतन नहीं है। जब कुछ ना मिले तो मुहब्बे वतन हुब्बुल वतनी में शुबा करना, वो साथ में आखिरी यहाँ वो मरना नहीं चाहते, मियाँ साहब की तरफ इशारा कर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी भी शख्स का आखिरी हरबा होता है, जब कुछ ना मिले किसी के खिलाफ तो उसकी हुब्बुल वतनी में शुबा डालने की कोशिश करते हैं। जरदारी साहब क्यों कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? अचानक परेशानी है, जो सियासत में कमज़ोरी है पीपल्स पार्टी की, जो कुछ उनकी कारकर्दगी रही है हुकूमत में, तो अब उनका पंजाब में जगह है नहीं, KP के अंदर भी बड़ी कम है, तो एक सिंध में भी जगह है, वो भी मुझे सुकड़ती नज़र आती है।
नहीं, लेकिन पंजाब में तो भाई साहब 133 में ठीक ठाक वोट ले गए, वो 32,000 वोट पीपल्स पार्टी का वहाँ से लेना। जी, इलेक्शन में जब दो ही शख्स लड़ रहे हो तो एक जीतता है एक हारता है। जब हार जाए तो फिर कामयाबी उसको तसव्वुर करें। आप समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी सुकड़ रही है और जरदारी साहब तो कह रहे हैं हम बढ़ते जा रहे हैं। जी, वो सुकड़ चुकी है जी। उसमें पंजाब में कोई जगह नहीं है, मैंने कहा केपी के अंदर भी नहीं है, और सिंध में भी सुकड़ती जा रही है। तो ये पार्लिमान के अंदर आप इकट्ठे हैं, पार्लिमान से बाहर आप समझते हैं पीपल्स पार्टी सुकड़ती जा रही है? जी बिल्कुल, हम इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़ा है, उनको उस पर दुख यकीनन होगा, तो उस दुख का इजहार उन्होंने किया इल्ज़ामात लगाकर। ठीक, अच्छा, अगर भाई साहब पीपल्स पार्टी सुकड़ रही है तो इसका मतलब कि अगला जो जब भी इलेक्शन होगा वो भी पंजाब में आप समझते हैं कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान होगा? जी, यही नजर आता है, यही नजर आता है। लास्ट टाइम भी पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर शायद टीएलपी थी, शायद तीसरे नंबर पर थी, टीएलपी थी। तीसरे नंबर पर टीएलपी ने सबसे ज्यादा वोट लिए थे पंजाब। अच्छा, ये बताइएगा कि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है भाई साहब, ब्रेक के बाद जरा आपसे पूछते हैं कि महंगाई आज है, मार्च आप 3 महीने बात कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अब भाई साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। राजी शाहिद खकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल उठा दिया है जो बार बार हमसे भी आज पूछा जा रहा है, अवाम भी यही कह रहे हैं कि जी महंगाई आज है, मार्च आपने 3.5 महीने बाद महंगाई मार्च करना है। मुझसे, मैं कल से बहुत से लोगों से मिला, किसी ने इस बात का इजहार नहीं किया, बहरहाल आपने कर दी है। तो बात यह है कि महंगाई के ख़िलाफ़ तो हम पिछले 3 महीने से एजिटेशन कर रहे हैं, हर जगह हमने रैलीज भी निकाली हैं, जलसे जुलूस भी किए हैं, राब्ता भी किया है। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है सॉलिडारिटी का लोगों के साथ, और एक हुकूमत की रिजेक्शन है, और जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं उसकी वजूहात के बारे में। ये सिर्फ महंगाई तक महदूद नहीं है, महंगाई की जड़ जो है कि मुल्क के अंदर महंगाई क्यों हुई। यही मुल्क था 2018 में महंगाई 4% से कम थी, आज महंगाई क्यों है? वो तो है भाई साहब, वो तो चले आप मैं उसी में ये वो बातें हैं, लेकिन जी ये वो बातें हैं जो अवाम के सामने रखने की जरूरत है और हम रख रहे हैं जी। तो ये उन सब के इजहार के लिए एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना पड़ता है, हम उसको कर रहे हैं। मार्च 23 हमारी डेट है, जब मौसम भी बेहतर होगा, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि भरपूर तरीके से ये मार्च होगा। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है, इस बात के कितने चांसेस हैं कि उसी लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्तीफे भी दे दिए जाएं? ये अभी इसका आत्मी फैसला नहीं है, लेकिन इस्तीफों का एक बुनियादी जो बात है कि इस्तीफे ज़्यादा असरअंदाज उस वक्त होते हैं जब पूरी अपोजिशन अलहदा हो जाए निज़ाम से। जो हमारी ख्वाहिश थी, उन पीपल्स पार्टी ने इस बात को कबूल नहीं किया। बहरहाल वो हतमी फैसला उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन वो एक और बहाना करके चले गए। तो बहरहाल हम देख लेंगे, हालात को देख कर ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि इसके असरात जो हैं, जो मुस्बत हैं, वो तो हैं कि एक इज़हार यकजहती है अवाम के साथ, आपने निज़ाम से लहदगी कर ली। लेकिन ये भी दुरुस्त बात है कि जो तरीका है आइनी एक हुकूमत ख़त्म करने का, फिर वो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। वो तो अदम एतमाद है ना, तो उस अदम एतमाद है। जब आप इस्तीफे दे देंगे तो अदम एतमाद का ऑप्शन नहीं रहता। नहीं, तो अगर आप इस्तीफे भी नहीं दे रहे हो, अदम एतमाद की तरफ भी नहीं जा रहे, मार्च में आपने 23 मार्च का वो ऐलान कर दिया, तो उसमें अदम एतमाद के तो अब कोई चांसेस ही नहीं। अदम एतमाद क्यों? चांसेस तो हमेशा, अदम एतमाद को एक दिन की बात है। नहीं, जिस तरह जरदारी साहब कल बोले और नून लीग उनको जिस तरह जवाब दे रही है, तो लग रहा नहीं है कि अदम एतमाद। नहीं, वो अपोजिशन देखें, अपोजिशन में इकट्ठे हैं, वो तो इलेक्शन का माहौल है, उन्होंने बातें की हैं, उनको किसी ने जवाब दे दिया होगा। मैं नहीं समझता हूँ शहबाज साहब ने कोई बात की है या किसी और ने, किसी ने बात कर दी होगी पार्टी की तरफ से, लेकिन अदम एतमाद का जो माहौल जब बनेगा तो अपोजिशन इकट्ठी होगी उसके अंदर। ठीक। अच्छा, 23 मार्च हुकूमत ये कह रही है कि जी आपने 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर वो कर दिए, तो जरा सोचें उस पर कोई और 24 मार्च कर दें। इससे बेहतर कौन सा दिन होता है जब पाकिस्तान की बात होनी है? नहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं परेड हो रही होगी और इधर आप लोगों ने, जिस मुल्क के लोग तकलीफ में हों, जिस मुल्क की मईशत का ये हाल हो, जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी हो, वहाँ आप परेड नहीं करते, वहाँ उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हुकूमत नाकाम हो इन कामों में तो फिर अपोजिशन आती है, तो सुबह परेड हो जाएगी, वो परेड भी मुकम्मल हो जाएगी, हमारा उसके बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम करेंगे। और डेमोन्स्ट्रेशन उसी दिन ख़त्म हो जाएगा?
ज़रूरी नहीं है, ये भी फैसला होगा कि कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा। अच्छा भाई साहब, निकलते हुए एक चेयरमैन नैब वाला जो मामला है, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत लिखेंगे या ऑलमोस्ट लिख लिया है, अपोजिशन लीडर को भी और वज़ीर आज़म को नाम आप तजवीज़ करें। वो सदर हमारे दंदान साजी में मसरूफ़ हैं, तो जब वहाँ से फारिग होंगे तो शायद समरी को देख लें। ऑर्डिनेंस तो बड़ी जल्दी जारी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन चेयरमैन नैब का मसला जो एक कानूनी मसला है उस पर उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया कि जी ऐसा होने जा रहा है, सिफारिशात आप लोगों से मांगेंगे तो उस पर गौर करें। यहाँ वजीर हर किस्म की बातें करते हैं, ये वो हुकूमत है जिसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। कल गौर वजीर कह के नहीं, वो गलत कह रहा था। अच्छा, उसको पता नहीं था, मुझे पता है। आपने ये कहा कि जी डेली वेजेस के चेयरमैन हैं, डेली वेजेस में है जी, ठीक है। उन्होंने ये कहा जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं उनके बयानात की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। वो तो वक्त बताएगा ना, वो तो वक्त बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग कठहरे में खड़े होंगे, ये चेयरमैन नैब, इसके हवारी जो ये झूठे मुकदमे बनाते हैं, जो अवाम की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। आज मुझे एक आला अफसर ओगरा के मिले, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, और मैं उनको जानता हूँ कि शरीफ तरीन और काबिल तरीन और ईमानदार तरीन आदमी है। इस मुल्क की ये हालत है। आज चोर दंदनाते फिरते हैं और शुरफा को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए काम किया। ये इस चेयरमैन नैब को, इन नैब के लोगों को जुल्म कर रहे हैं, इनको हिसाब देना पड़ेगा। चले शायद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद साने सियालकोट की बात करेंगे तफसीली हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। 3 दिसंबर को सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर के बेईमाना कत्ल के बाद से पाकिस्तानी कौम अफसुर्दा भी है और शर्मिंदा भी है। इस वाक़े से पाकिस्तान को समाजी, माशी और सिफारती नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। आलमी दुनिया में पाकिस्तान के नाम के साथ पहले ही कभी दहशतगर्दी और कभी इंतहा पसंदी का लेबल चस्पान जो है वो कर दिया जाता है, जिसको मिटाने के लिए कौम के एक एक फ़र्द और इदारों ने मेहनत भी की, कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन इस एक वाक़े ने एक बार फिर पाकिस्तान को कटहरे में ला खड़ा किया। खुशकिस्मती यह है कि निहत्ते शख्स के साथ गैर इंसानी रवैया अपनाने वाले दरिंदों के बीच में एक इंसान सिफत शख्स भी था, जिसकी कोशिशों के बाद पाकिस्तान की कुछ लाज रह पाई। और इस एक शख्स को सलाम पेश करने के लिए आज खुद वज़ीर आज़म इमरान खान आगे आए। मजलूम श्रीलंकन प्रियंथा कुमारा की जान की कोशिशें करने वाले मलिक अदनान के एजाज़ में आज एक तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया कि इस साने में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हाँ, एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। यहां ऐसे नहीं होता, और ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको, जब तक मैं जिंदा हूं, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। वज़ीर आज़म का ये अज़म यकीनन हौसला बख्श भी है और बड़ी एक बोल्ड उनकी आज स्पीच थी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी है जो पाकिस्तान को मुस्तकिल जो है दरपेश है। मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर मासूम शहरियों के कत्ल के वाक़यात तवातुर से सामने आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे महीने बाद, और बदकिस्मती से इस मुतालिक कानूनी कार्रवाई भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाती, जिसका इदराक खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को भी। सब डरते हैं। एक दफा किसी ने कह दिया जी इसने उनकी शान में गुस्ताखी की है, सब डर जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता। वो सबसे बड़ी बात, वकील ही सामने नहीं आता। और जजेस ने, हमें पता है कि जजेस ने कहा नहीं जी हम ये केस ही नहीं सुनते, तो उसे कौन डिफेंड करेगा। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने भी आज श्रीलंकन हाई कमीशन जाकर मजहबी इंतहा पसंदी से मुतालिक दो टोक और मस्बत पैगाम दिया। और इन तमाम बातों, इरादों और मज़म्मतों के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज इस माशरे में बढ़ता हुआ जो अदम बर्दाश्त है उसको ख़त्म करना है, जो शायद दिनों नहीं, घंटों नहीं, मिनटों के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अभी सियालकोट वाक़े को 2 दिन नहीं हुए थे कि आज फैसलाबाद और सरगोदा से अंदुनाक वाक़यात की खबरें आई। सरगोदा के मंगल बाज़ार में स्टॉल लगाने के पैसे ना देने पर खातून को आग लगा दी गई, जबकि फैसलाबाद में कचरा चुनने वाली खवातीन को चोरी के इल्ज़ाम पर मुश्तइल हुजूम ने तशद्दुद किया, फिर बरना उनको करके फिल्मबंदी करते रहे। ये वो सोच और माहौल है जिस पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत नहीं, मन हैसल कौम हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सोच को परवान चढ़ने से रोकने के लिए कानून को सख्त करना होगा,
मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा और वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। क्या इस बार हुकूमत इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अटल फैसले कर चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे क्या इकदाम होंगे जिससे सियालकोट साने में इंसाफ और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम का बंदोबस्त होता? देखिए, तफसीली गुफ्तगू करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान साहब ने आज बड़ा दो टोक मौक़िफ़ लिया और मेरे ख्याल में इन 3.5 सालों में अगर उनकी कोई बोल्ड और वाजे और दो टोक मौक़िफ़ के साथ एक स्पीच सामने आई है तो वो आज थी। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा? आज उन्होंने रहमतुल आलमीन कमेटी का, काउंसिल का जिक्र किया, फिर कल हमें बताया गया कोई कमीशन इस सिलसिले में बनने जा रहा है। श्री मज़ारी साहिबा ने भी उस पर दो टोक मौक़िफ़ लिया। क्या हुकूमत इस पर फैसला क्या कर चुकी है और किस तरह से इंश्योर बनाएगी, जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़ी बात की कि जब तक मैं हूं ऐसा वाक़या दोबारा अब पाकिस्तान में नहीं होगा, कैसे इंश्योर करवाएंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जो ये वाक़या है इसके हवाले से पूरी कौम की जो एक मजमूई राय आई है सामने, वो वही है जो इस्लाम के मुताबिक है कि जब तक किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम, और इतना बड़ा अगर किसी पे इल्ज़ाम हो, वो साबित ना हो, आप उसको ख़ुद से सज़ा नहीं दे सकते, आप उसको स्ट्रीट जस्टिस, मॉब जस्टिस के हवाले नहीं कर सकते। अदालत में उसका मौक़िफ़ सुना जाए और अगर वो फिर उस पर साबित हो तो जो उसकी सज़ा है, जो फांसी है, वो फिर उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से किसी पे इल्ज़ाम लग जाए और अभी वो अदालत की एविडेंस की कसौटी पे ना परखा गया हो और उसके बाद सिर्फ इल्ज़ाम लगा के अगर इस तरह का अमल होता है तो इस बात का कवी एहतमाल है कि एक शख्स ने वो अमल ना किया हो और उस पर इल्ज़ाम लगे और वो जो है लोग मुश्तल हो के उसको नुकसान पहुंचा दें। जिस तरह प्रियंका साहब के इशू में हुआ कि अभी वो बात तो परखी नहीं गई थी कि क्या उसने खुदा न खास्ता वो कभी अमल किया भी था या नहीं, और अगर किया भी था तो क्या उस पर साबित था। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक महज़ब माशरे में इसकी इजाज़त नहीं है। बहुत बड़ा ज़मीन के चेहरे पे इससे बड़ा जुर्म हो नहीं सकता कि कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। लेकिन अगर किसी पे इल्ज़ाम है तो पहले वो अदालत से जो है वो साबित हो। और इस पे जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एक आयत है जो आज काबीना में मुझे पढ़ने का मौका मिला और आज इस प्रोग्राम की भी इब्तिदा उसी आयत से हुई, जो सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 है, जो बहुत क्लियर है आदिल भाई। इसके बाद तो मैं समझता हूँ, देखिए अल्लाह के कलाम के बाद तो कोई बात रही नहीं जाती कि अगर किसी को आप नाहक कत्ल करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप पूरी इंसानियत को कत्ल करते हैं, और अगर आपने किसी की जान बचा ली तो ऐसा है जैसे आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। वो आयत है कि मिन अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ व लक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात सुम्मा इन्न कसीरन मिनहुम बअद ज़ालिका फ़िल अर्द लमुस्रिफ़ून। मफ़हूम उसका तर्जुमा वही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस सिलसिले में जो इमरान खान साहब ने आज बात की है वो यही है कि किसी भी सूरत में इस पे कोई भी किसी को गुंजाइश नहीं दी जाएगी कि अगर किसी पे इल्ज़ाम है वो किसी भी शख्स को फिर आप अदालत के हवाले करें या पुलिस के पास आप जाएं और आप वो कानूनी चारा जो है वो करें। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच थी, मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगा, लेकिन अब अमल से हुकूमत को प्रूव करना है, जो आज इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में 2-3 और 2 टोक अल्फाज में जो बातें की। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो जिस तरह एक मुसल्ला लोग आए, जत्था आया, उन्होंने 8-10 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, उनको इसी तरह फिर जाने दिया गया, एक अमन मुआहदा उनके साथ हुआ, वो अभी तक खुफिया रखा गया है। तो ऐसे क्या आप नहीं समझते कि इस तरह की हैंडलिंग से ये जो रवैये हैं अदम बर्दाश्त वाले, ये बढ़ते हैं, और कैसे हुकूमत अपने अमल से साबित करेगी जो आज खान साहब ने स्पीच की? देखिए, 2 तरीके होते हैं किसी भी जुर्म को रोकने के, और वो दोनों जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। जो वाक़े की तरफ आपने इशारा किया वो मौके की वजह से किया गया कि मज़ीद खूनरेज़ी फैलने का इम्कान था, उस वजह से फ़साद फिल अर्ज़ फैलने से रोकने के लिए किया गया कि ऐसा ना हो कि एक्सेसिव पावर यूज़ हो और उससे इंसानी खून बहे। तो ज़ाहिर दोनों तरफ पाकिस्तानी ही थे, तो वो एक हिकमत अमली थी, एक विज़डम से फ़ैसला किया गया। लेकिन इसको रोकने के 2 ही तरीके हैं, एक तो बुनियादी जड़ पे पहुंचा जाए और दूसरा कानून कारी को मजबूत किया जाए। जड़ क्या है? जड़ ये है कि देखें, जितना आप दीन की समझ किसी को आएगी, इस्लाम को जितना कोई समझेगा वो इतना ही पुरअमन होता जाएगा। हाँ,
इस्लाम में जहाद की गुंजाइश है और वो जहाद फ़र्ज़ है, मेन हमारा रुकन है, लेकिन वो हुकूमत वक्त उसका ऑर्डर देगी और जो पावर है ताकत यूज़ करने की वो रियासत के पास होगी। तो देखें जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के हवाले से जो इस हुकूमत ने इनकलाबी इक़दामात लिए हैं, देखें जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, वो इसकी तरफ एक स्टेप है। इसी तरह जिस भी बड़े स्पीच में वो खड़े होते हैं, नौजवानों की गैदरिंग हो, पीटीआई की हो या आम यूथ हो, स्टूडेंट्स हों, तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब जो है ख़ुद से लोगों को कहते हैं कि आप सीरत नबी फॉलो करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप स्टडी करें। और जो अभी हमने दरसी कुतुब में 8वीं 9वीं 10वीं में वो लाजमी किया है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये वो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप देख लीजिएगा कि जिस तरह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लोग स्टडी करना ज़्यादा शुरू करेंगे। देखें जिन लोगों ने अमल किया, आप क्या समझते हैं उन्होंने दीन को पढ़ा हुआ था? अगर उन्होंने दीन को पढ़ा होता और उनमें दीन की समझ होती, वो शख्स को पकड़ के पुलिस के हवाले करते, जनाब इस पे ये इल्ज़ाम है, आप इस पे पर्चा करें, तो कम अज़ कम ये ना होता जो हुआ है। ये वो स्पेस थी जब रियासत ने छोड़ी। जब देखें दीन को पढ़ाना एक इस्लामी मुल्क में रियासत का काम था। मेरी ये राय है कि जब आपने दीन को नहीं पढ़ाया उस तरीके से, लोगों को कुरान की, दीन की, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहम जब नहीं दी, नॉन स्टेट एक्टर्स आए, उस वैक्यूम को फिल किया। तो एक तो यह है कि आपने लोगों को सरकारी सतह पे दीन पढ़ाने का, उनको असल इस्लाम जो एक पुरअमन मजहब है, जो इस्लाम की तफसीर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा कानून की अमलदारी को लाजमी करना और अदालती निज़ाम को तगड़ा करना, ताकि अगर किसी पे इल्ज़ाम है तो उसको सजा भी हो, और अगर गलत इल्ज़ाम है तो गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को भी जो है उसको उससे रोका जाए कि उसको अली मोहम्मद खान साहब बड़े देखिए, ठीक है ये करना होगा वो करना होगा, लेकिन देखिए ना आज ही हम इस वाक़े को बैठ के रो रहे हैं। फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, फिर सरगोदा के मंगल बाज़ार में स्टॉल के पैसे ना देने वाली एक खातून को आग लगा दी गई। कराची में कल पुलिस ने उठा के एक 16 साला नौजवान को इसी तरह बेदर्दी से मार दिया कि जी इनकाउंटर कहा गया। ये हर तरफ ये हो रहा है और ये हर 2-3 महीने बाद, देखें ये तो 2-3 दिनों में तसलसल से ये वाक़यात होते हैं, तो इसको सिर्फ मजहब से जोड़ना भी ठीक नहीं है। अदम बर्दाश्त जो है, अदम बर्दाश्त वो हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, और जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे आपसे पहली हुकूमतें थीं या आप हैं इस वक्त, वो आके मुजम्मत कर दी जाते हैं। हमें APS का वाकया याद होगा, नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ हमारे सामने? आज भी हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर हम पूरी तरह अमल नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने आज जो बड़ी जबरदस्त स्पीच की है, इस पर अमल पैरा होना हमें दिखना चाहिए बहैसियत कौम। आदिल साहब, कानून की अमलदारी कायम हो और पुलिस का निज़ाम बेहतर हो, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें अवाम का भी ताउन चाहिए और इसमें हम सब ने मिलकर इसको करना है। हुकूमत अपना रोल अदा कर सकती है कानून साजी के ज़रिए, पुलिस के निज़ाम को तगड़ा करके, लेकिन अवाम और हम सब ने देखें अदम बर्दाश्त क्यों आई है। मुकालमा हमारे माशरे में ख़त्म हुआ है, मुकालमा कम हुआ है, स्पेस मुखालिफ ओपिनियन को सुनने की कम हुई है, सेल्फ राइटियसनेस का सबको बीमारी है। अली मोहम्मद समझता है कि बस अली ही ठीक है, बाकी सब गलत हैं, मेरे से अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है तो मैं उस पर कुफर का फतवा सादर कर दूंगा, या अगर कोई मेरे ओपिनियन से मैं कोई मजहबी बात कर रहा हूँ और दूसरा मुझे फौरी तौर पे मजहबी इंतहा पसंद कह देगा, मैं किसी की बात नहीं सुनता, दूसरा मेरी नहीं सुनता, ये चीज़ें हमें दूर करनी होंगी। मैं सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको आदिल भाई आपके प्रोग्रामों की दे देता हूँ कि मैं तकरीबन 9 साल से तो मैं आपके मीडिया का हिस्सा हूँ। जब से 2013 से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, इज्जत दी, कामयाब हुआ, मैंने देखें रात को तकरीबन 8 से 11 बजे तक मेन फ्रेम मीडिया बैठा है, टॉक शोज हो रहे हैं और मैक्सिमम लोग या ड्रामा देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये देखते हैं। अब इसमें जो हम कर रहे हैं, देखें हम बात 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं अपनी बात करूं खामोश हो कि दूसरे की सुनूं, दलील से बात करूं, लेकिन जो हमने यहाँ पे एक लीडरशिप बैठी होती है ना, 2nd 3rd टियर लीडरशिप बैठी होती है टॉक शोज में, और जब हम एक दूसरे को लान तान करते हैं, जातियात पे जाते हैं, गालियां गलोच होती है, बल्कि हाथापाई तक बात पहुंचती है, उसका असर नौजवानों तक पहुंचता है, सियासी कारकुनों तक पहुंचता है। तो ये जो एक मुकालमे की फिजा उसको बहाल करना है कि जिस तरह आपका प्रोग्राम हो, मैं अपनी बात करूं, दूसरा अपनी बात करे, और हम वहां पे फैसला ना करें, फैसला आवाम पे छोड़ें, क्योंकि जाती दुश्मनी तो नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो साहबा कराम मजमाइन में भी होता था। ठीक है, ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज मोहम्मद खान साहब ने कि अदम बर्दाश्त जो है वो सियासी क़यादत को शो करना चाहिए, कि अदम बर्दाश्त जो है वो
हमारे माशरे में परवान ना चढ़े, चाहे वो हमारे मीडिया के प्रोग्राम्स हों या अदरवाइज़, चाहे वो वफाकी वज़रा हों, उन पर भी इस तरह के काफ़ी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और खुसूसन तहरीक इंसाफ से अदम बर्दाश्त का ये रवैया है, काफ़ी सारे सियासी एनालिस्ट जोड़ते भी हैं। वक्त चाहते एक ब्रेक कर, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। बतौर कौम हमारी बदकिस्मती देखिए कि एक साना गुजरता नहीं कि हमें एक दूसरे साने का सामना करना पड़ता है। अभी साने सियालकोट के ज़ख्म और इस साने की भयानक यादें धुंधलाई नहीं थी कि जहां पुरतशद्दुद हुजूम ने एक निहत्थे और बेगुनाह शख्स को मार डाला। कल ही कराची से कानून के मुहाफ़िज़ों के हाथों 16 साल FSC के तालिब इल्म अरसलान महसूद की जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल की खबर ने दिल दहला दिया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में यह कोई पहला वाक़या नहीं था। पहले तो फायरिंग करने वाले सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों ने इस वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। फिर इस तालिब इल्म के लवाकीन ने जब दावा किया कि अरसलान के पास से ना कोई असला बरामद हुआ और उसे जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया, मामला नजरों में आने के बाद पुलिस के खिलाफ फायरिंग का मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े में मुलविस कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब के मुताबिक खुद पुलिस मुकाबले को उन्होंने जाली करार दिया और SSP सेंट्रल, SSP इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल और SSP गुलबर्ग पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई जो 24 घंटों में रिपोर्ट देगी। खास तौर पर सोशल मीडिया पर इस मामले पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया गया। सिंध हुकूमत सिंध पुलिस को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अरसलान महसूद के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए एक सारिफ ने यहाँ तक लिख दिया कि सूबा सिंध में एक और बाप ने अपने मासूम बच्चे को मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में खो दिया, किसको जवाबदेह ठहराना चाहिए। इस वाक़े ने 2018 में कराची में ही नकीबुल्लाह महसूद नामी नौजवान की एक ऐसी जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत की याद दिला दी जिसे उस वक्त के SSP मलिर राव अनवार ने भी दहशतगर्दी का रंग देते हुए जाली पुलिस मुकाबला दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अवामी रद्द अमल सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस वाक़े का नोटिस लिया, लेकिन इंसाफ नकीबुल्लाह के वालिदैन को आज तक नहीं मिला। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर लॉयर जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद है। जिब्रान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि अरसलान महसूद को जिस बेदर्दी से मारा गया, फिर एक दफ़ा नकीबुल्लाह महसूद वाला वाक़े की हमें याद दिला दी गई जिनके ख़ानदान को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो क्या वजह है कि बग़ैर वार्निंग के बंदूक तान कर नौजवानों को अब मारा जा रहा है कराची की सड़कों पर? देखिए, नकीबुल्लाह महसूद हों, शहजाद चांडी हों, इंतज़ार अहमद हों, मोहम्मद हों या अरसलान हों, हर ज़बान बोलने वाला, हर नसानियत का इंसान जो है कराची में रहता है और एक बिगड़े हुए सिस्टम का, एक करप्ट सिस्टम का, एक नाकाम सिस्टम का हर कोई शिकार है। और तवातर से लोग यहाँ पे इनकाउंटर का शिकार होते हैं। और सिर्फ कराची में नहीं, अगर आप पंजाब के स्टैट्स देखेंगे तो 2020 के पहले 6 महीने में 171 इनकाउंटर हुए थे, यानी कि हर रोज पंजाब में एक इनकाउंटर होता है। ये उस तवातर से वहाँ पे भी हालात खराब हैं। अब बहुत ही रिसेंटली अक्टूबर के आखिरी महीने में एक फैसला आया है जिसमें 2 पुलिस वालों को सजाए मौत और 6 को उम्र कैद हुई इंतजार अहमद इनकाउंटर केस में, जो नकीबुल्लाह के इत्तेहाद पार्टी के फासले से हुआ था। और उसके अंदर ये चीज का इंकशाफ किया गया कि पुलिस के पास जो है कोई वाज़ेह ब्लैक एंड व्हाइट में SOPs नहीं है सर्च एंड स्टॉप ऑपरेशन के लिए, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जी दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहां पे ACLC का इतना बड़ा यूनिट काम कर रहा है, उनकी टीम होती है, मगर उनके पास कोई SOPs नहीं है। तो ये तो बहुत बात की बात है कि कोई गुजर रहा था, इशारा किया, नहीं रुका और आपने गोली कैसे मार दी। पुलिस वालों को आपने सिखाया कि क्या करना है। दूसरा, अगर आप कानून की बात करेंगे कि कानून किस हवाले से आपको इजाजत देता है फायर करने की, तो एक सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सेक्शन है इंसानी दहशतगर्दी कानून का, और वो है सेक्शन 5। इसमें बाकायदा से बताया गया है कि कैसे लास्ट रिजॉर्ट है एम्पल वार्निंग देने के बाद और सिर्फ उतनी ही फोर्स इस्तेमाल की जाए गोली चलाने के मद में लेकिन जिब्रान हमने देखा ऐसा होता नहीं है। देखिए, नकीबुल्लाह महसूद के बाद जिस तरह का एनवायरनमेंट पूरे मुल्क में बन गया था, सिंध पुलिस में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के वाकयात का होना जो है, अभी तो ये कहा जा रहा है 24 घंटों में इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अरसलान महसूद के वालिदैन को इंसाफ मिल पाएगा? नकीबुल्लाह के वालिद तो इंसाफ ढूंढते ढूंढते दुनिया से कूच कर गए। पुलिस या किस नाते हमें एतमाद आए कि इदारे या प्रोसिक्यूशन अपना काम सही करेगी, जो कि आप चूंकि बार बार राउंड नकीबुल्लाह महसूद के केस का हवाला दे रहे हैं, उसमें ये बात तो हम पिछले साल जनवरी को ऑन रिकॉर्ड ले आए थे कि 5 पुलिस के गवाह जो स्टार विटनेस थे, जिन्होंने मौका मुआयना किया था, पर्दे बनाई थी, जो गिरफ्तारी का जिन्होंने क्या कहते हैं नशीनामा सब कुछ किया था, वो सब अपने बयान से जो है रिट्रैक्ट कर गए
और किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ और सब मलिर के अंदर अच्छी पोस्टों के ऊपर तैनात हैं। तो पुलिस के अंदर भी माजरत के साथ वो क्लास सिस्टम है कि वो सिपाही जिसके ऊपर कोई हाथ नहीं है वो बेचारा। अच्छा जिब्रान अरसलान 16 साल का बच्चा था, जैन अभी भी तस्लीम नहीं कर रहा कि कैसे मोटर बाइक पर जाते हुए 2 बच्चों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। क्या इसके पीछे कुछ और मुहर्रकात आपके ख्याल में होंगे? अभी तो इंक्वायरी होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं? ऐसे केस के अंदर वकील रहा हूं जहां पे मेन शहर फैसल में 2018 में ऐसा एनकाउंटर होता है कि एक रिक्शे में भागते हुए डकैत जिन्होंने मुखबी बनाया हुआ है कुछ शहरियों को, उनको रोका जाता है, रिक्शा उलटता है, डाकू को बाहर निकाला जाता है। ये सीसीटीवी कैमरा के अंदर फुटेज पे इनकाउंटर रिकॉर्डेड है और ये सीसीटीवी कैमरा कोई प्राइवेट नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस फैसल का है, जिसमें नजर आता है कि डाकुओं को सड़क पे गोली मारी गई निहत्थे और फिर एक रिक्शे पे सवार राहगीर को जो सवारी था उसको गोली मारी गई। और पुलिस ने अपने आप को हीरो बनाने के लिए ये ऐलान किया कि जी डाकुओं ने शहरी को मारा, हमने डाकुओं को मारा, और आईजी साहब ने बगैर किसी क्वेरी के 2-2 लाख रुपए अनाउंस कर दिए। और उसके बाद 3 महीने तक हमारे डीआईजी लेवल तक के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिफेंड करते रहे उस एनकाउंटर को, कहते रहे इस वाकये की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मगर फिर पुलिस के कुछ आला अफसर बहादुर अफसर ने, जिसमें मैं यहाँ पे डीआईजी आमिर फारूकी साहब का नाम लेना चाहूंगा, जिनकी इंक्वायरी के जरिए में, और डीएसपी जुबैर साहब थे जिनकी बहादुरी के जरिए में कि उन्होंने चैलेंज किया पुलिस के अंदर हायरार्की को और सच के इंकशाफ किए। तो अगर इन प्रेशर्स के अंदर इंक्वायरी होनी, इन्वेस्टिगेशन होनी है और हमने कोई एक इंसान के ईमान के ऊपर बजाय इसके कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर रिलाई करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिस्टम को ठीक करना। चले जिब्रान नासिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।